नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं और अनाज उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। आजकल किसानों का रुझान जैविक खेती की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जैविक उत्पादन के उपयोग से मनुष्य का स्वास्थ्य तो अच्छा रहता ही है, साथ ही मृदा का उपजाऊपन भी बना रहता है। इसी को देखते हुए आज हम किसानों के लिए जानकारी लाए हैं वैज्ञानिक तकनीक से वर्मी कंपोस्ट और वर्मी वॉश तैयार करने के बारे में। तो आप किस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट और वर्मी वॉश तैयार करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कोटपुतली के कृषि पर्यवेक्षक राजाराम रावत। किसान भाई, इस योजना में हमने वर्मी कंपोस्ट पिट बनाने के लिए, जिसकी हमने साइज रखी 10 फीट लंबी है, 3 फीट चौड़ी है और 1.5 से 2 फीट ऊंचाई रखी गई है पिट की। उसके ऊपर अपन ने 5,000 रुपये का अनुदान दिया काश्तकारों को। साथ में छाया की व्यवस्था काश्तकार को अपने स्तर पे करनी होगी। किसान भाइयों, आप अपने खेत में केंचुए की खाद का प्रयोग करके लागत को कम करने के साथ साथ पैदावार की गुणवत्ता भी बढ़ा सकते हैं, जो सबसे सस्ता एवं आसान तरीका है। केंचुए की खाद बनाने के लिए सही स्थान का चुनाव बेहद जरूरी होता है, जो इस प्रकार है। केंचुए प्रत्येक पिट में 2 किलो केंचुए डलवाए हैं अपन ने। इसमें अपन ने 3 से 4 क्विंटल 5 क्विंटल गोबर डलवाया। काश्तकार को सलाह देते हैं कि भाई जब भी नमी की कमी हो तो ऊपर से पानी का छिड़काव करता रहे। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए गड्ढे भरने हेतु आवश्यक सामग्री सड़ा हुआ गोबर, कूड़ा कचरा, फसल अवशेष, घास फूस, केंचुआ, पानी इत्यादि। जो किसान वर्मी कंपोस्ट इकाई की स्थापना करना चाहते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा अनुदान देय है। इसके लिए किसान अपने जिला के कृषि विभाग में संपर्क करें। किसान भाइयों, वैसे तो प्रकृति ने कई तरह के केंचुए बनाए हैं, पर वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए कुछ केंचुआ इस प्रकार से हैं: आइसिनिया फोटिडा, यूजेलस, यूजिनी, पेरियोनिक्स, एस्केविट्स इत्यादि, जो कम समय में अच्छी तरह से खाद और वॉश बनाते हैं। 50 से 60 दिन पे जब तैयार हो जाता है खाद, इसका कलर थोड़े चाय के दानों की तरह, केंचुए मलमूत्र जब बिल्कुल तैयार हो जाता है तो इसको अपन इसमें पानी डालना अपन बंद कर देते हैं। उसके बाद में ऊपर से सूखा हुआ खाद है वो अपन इकट्ठा कर लेते हैं और कट्टों में पैक करते जाते हैं। साथ में केंचुओं की संख्या बढ़ाने के लिए अपने को आधा किलो बेसन, 2 किलो गुड़ और 2 से 3 लीटर छाछ एक बार डाल देना चाहिए, जिससे कि इनकी संख्या मल्टीप्लाई ज़्यादा फास्ट गति से होती है। किसान भाइयों, अब आइए एक नजर डालते हैं वर्मी कंपोस्ट खाद के साथ साथ वर्मी वॉश उपयोग और महत्व के बारे में, जो इस प्रकार से है। काश्तकार को सलाह देते हैं कि भाई जब भी नमी की कमी हो तो ऊपर से पानी का छिड़काव करता रहे। नीचे एक छेद रखवाते हैं पिट के नीचे, जिससे कि भाई नमी ज़्यादा हो तो वो उससे जो पानी एक्स्ट्रा निकले उसको एक जगह कलेक्ट कर लिया जाता है। उसको अपन वर्मीवाश बोलते हैं। इसका काश्तकारों को स्प्रे करवाया जाता है। वर्मीवाश एक टंकी 16 लीटर की टंकी में 100 ml डालने की हम सलाह देते हैं, जिससे कि फसल और तंदुरुस्त रहें। अपन खाद्यान्न फसलें हैं, जैसे कि गेहूं की फसल है, बाजरा है, उसमें 3 से 5 टन प्रति हेक्टेयर हम काश्तकारों को डालने की सलाह देते हैं। फलदार बगीचे हैं, सब्जियाँ हैं, उसमें 7 से 10 टन अपने प्रति हेक्टेयर काश्तकारों को डालने की सलाह दी जाती है वर्मी कंपोस्ट पेस्ट। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई बहुत सी उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद अब सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। नींबू के बागों से अधिक उत्पादन के लिए पौधों का स्वस्थ होना जरूरी है, क्योंकि देखरेख की कमी होने पर कई समस्याएं आती हैं, जिससे पौधों पर फूल और फल कम लगते हैं और रोग कीट भी नुकसान करते हैं। इसीलिए ऐसी समस्याओं से पौधों को बचाने के लिए नींबू के बाग में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में बता रहे हैं। नींबू में हम
मानते हैं कि वर्ष भर फलन होता है। अब इसमें समस्या क्या होती है कि एक तो लीफ माइनर का प्रकोप बहुत अधिक होता है। लीफ माइनर को ऐसे समझें कि ऊपर से वो क्लोरोफिल को खाती रहती है, माइंस बना देती है पत्ती के ऊपर से, जो हमको सफ़ेद टेढ़े मेढ़े लाइनों के रूप में दिखते हैं। तो एक तो इसमें लीफ माइनर की बहुत अधिक समस्या होती है। तो लीफ माइनर के लिए हम बात करते हैं तो उसके लिए उसका जो कंट्रोल होगा, हम उसमें एसीफेट का स्प्रे कर देंगे तो उसका हम कंट्रोल कर सकते हैं। नींबू के बाग में इस कीट के अलावा कई प्रकार के रोगों का प्रकोप भी होता रहता है, जिनको समय पर पहचान कर नियंत्रण करना जरूरी है। यदि समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आपको नींबू के बाग से उत्पादन के नाम पर कुछ भी नहीं मिलेगा और हानि उठानी पड़ेगी। इसके अलावा सिट्रस कैंकर जो होता है, सिट्रस कैंकर की भी बहुत अधिक समस्या होती है। सिट्रस कैंकर में क्या होता है कि पहले पत्तियां में जो जंग जैसे धब्बे हो जाते हैं गोल, उसके बाद में यदि प्रकोप अधिक होता है तो फलों पे भी वैसे ही गोल जंग जैसे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। तो सिट्रस कैंकर के नियंत्रण के लिए हम करते हैं, एक तो कोई भी बैक्टीरियासाइड, क्योंकि ये बैक्टीरिया से तो है सिट्रस कैंकर, तो कोई भी बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, या आजकल एक बैक्टीरियानाशक नाम से भी एक दवाई आती है, उसका हम 2.5 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में मिला के और उसका स्प्रे करेंगे। साथ में इसका 2 ग्राम प्रति लीटर COC भी उसमें मिला के स्प्रे कर देंगे तो इसका अच्छी तरीके से नियंत्रण हो जाएगा। और एक इसमें होता है डाइबेक। जो डाइबेक है, डाइबेक के लिए हम क्या करेंगे कि क्योंकि ये उसको बोलते हैं हम उल्टा सूखा रोग, तो इसमें जो शाखाएं हैं ऊपर से सूखना शुरू होती है। तो एक तो जो भी शाखाएं सूखी हुई है उससे थोड़ा सा हरा पोर्शन को छोड़ते हुए उसको काट देते हैं और उसके ऊपर बोर्डो पेस्ट COC का लेप कर देते हैं। और ध्यान ये रखते हैं कि बगीचे में हम फ्रिक्वेंटली विजिट करते रहें। उसमें हमको जैसे ही कोई रोग ग्रसित या कीटनाशक से ग्रसित कोई भी पार्ट दिखे पौधे का तो उसको हम हटा दें। स्प्रे समय समय पर करते रहें। बगीचे में साफ सफाई रखें हैं, नीचे घास फूस नहीं रहें, पत्तियां जो इसकी शाखाएं हैं वो ज़मीन से टच नहीं करें। तो इस तरह से हम इसका फ्रिक्वेंटली विजिट करते रहेंगे तो हम इसके नुकसान से बच जाएंगे। नींबू के बागों में फलों के फटने की भी एक गंभीर समस्या है। यदि किसान भाइयों नींबू के फल ही फट जाएंगे तो ऐसे फलों का क्या बाजार भाव मिलेगा, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए आप नींबू के बाग में एक निश्चित अंतराल पर सिंचाई करें। बाग में समय समय पर सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव करें। इसके अलावा बाग में 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से बोरेक्स का घोल बनाकर छिड़काव करें। एक नींबू के बगीचे में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ट्रनिंग प्रूनिंग उसमें बराबर करते रहना चाहिए। ट्रनिंग प्रूनिंग में बस केवल इतना ध्यान रखते हैं कि एक तो उन शाखाओं को काटते हैं जो आपस में रगड़ खाती हो, और एक ऐसी शाखाओं को काटते हैं जो सूख गई हो या रोगग्रसित हो। और एक इसमें विशेष जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि नींबू में शुरुआत में जब हम बगीचा लगाते हैं तो उसमें एक वाटर सकर्स जिसको हम बोलते हैं कि जो मुख्य तना है उसके नज़दीक से ही एक एकदम सीधी नई फुटान दिखती है। उसका पहचान ये है कि एक तो एकदम सीधी होगी और एकदम हरी होगी, लस ग्रीन जिसको बोलते हैं। तो उस तरह की शाखाओं को हम वाटर सकर्स बोलते हैं। उनको भी हम बराबर समय समय में काटते रहना चाहिए, क्योंकि उस शाखा में कभी फल नहीं आते, फूल नहीं आते, और वो पौधे का जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी लेती रहती है, तो वो बेकार जाता है। इसलिए ये भी एक विशेष ध्यान रखने वाली बात है। तो ये यदि हम करते हैं किसान भाई इस तरीके से नींबू के बगीचे में, तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। बढ़ते हैं अगले अपनी प्रस्तुति की ओर।
प्याज की खेती अपने राज्य के बहुत से किसान करते हैं और इसकी वैज्ञानिक तकनीक से खेती करके अच्छी आय भी कमाते हैं। लेकिन यदि किसान प्याज का बीज तैयार करें तो अपनी आय में और बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो किस प्रकार से करें प्याज का बीज उत्पादन, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि अनुसंधान उपकेंद्र गुनेड़ा के प्रभारी डॉक्टर दिनेश यादव। प्याज एक ऐसी फसल है जिसको नकदी रूप से जाना जाता है। किसान प्याज की खेती करके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं और साथ ही साथ इसका बीज भी तैयार कर सकते हैं। प्याज की खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा है और प्याज की खेती के अलावा आप प्याज का बीज उत्पादन करके भी अच्छी आय कमा सकते हैं। जैसा अपने सब जानते हैं, प्याज का बीज एक द्विवर्षीय फसल के रूप में मानी जाती है। प्रथम वर्ष इसकी अपन जो बल्ब होती है उसको तैयार करते हैं। अगले वर्ष इसी बल्ब से अपने बीज तैयार करते हैं। जिस खेत में अपने प्याज का बीज ले रहे हैं उसमें बेसल रूप से पहले ही जो मुख्य तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, उसकी जो निर्धारित मात्रा है उसको अपने खेत में पहले ही बुरकाव करके डाल देते हैं। साथ ही साथ सूक्ष्म तत्व होता है उनको भी अपने को इस खेत में डालना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, जो प्याज का जो अंतिम टाइम में जो अम्बल आता है वो अच्छी गुणवत्ता का नहीं आता है और वो अम्बल टूट जाता है, बीच में मैच्योरिटी तक नहीं पहुंच पाता। इनमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक, बोरोन, कॉपर, मैग्नीज, क्लोराइड, इन तत्वों का बाजार में सब मिलते हैं। इनको आप खेत में तैयार करते समय पहले ही एज ए बेसल डोज डाल दें। इसके बाद में जो तैयार अपना बीज था उस बीज को 2x2 यानी 2 फीट दूरी पे लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी आप 25 से 30 सेंटीमीटर दूरी रखते हुए उस बल्ब को आप ज़मीन में 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई तक दबा दें और फिर उसमें हल्की सिंचाई कर दें। तो अपने देखेंगे कि 4 से 5 दिन बाद में उस जो प्याज से अंकुरित होके आल बाहर आ जाएगी और आपकी फसल धीरे धीरे तैयार होना शुरू हो जाएगी। प्याज की बुआई करने के बाद फसल में समय समय पर सिंचाई करते रहना चाहिए। विशेषकर पुष्पन और बीज विकास के समय खेत में उचित नमी बनाए रखें। तेज हवा चलने की दिशा में फसल में सिंचाई नहीं करनी चाहिए वरना फसल गिर जाएगी। जैसे ही सर्दी खत्म होती है उसके बाद में इसमें जो रस चूसक कीड़ा है वो बहुत ज़्यादा प्रकोप दिखाता है, तो उसका नियंत्रण समय समय पे करते रहना चाहिए। उसी हेतु अपने को मेटासिस्टॉक्स या इमिडाक्लोरोपिड किसी भी दवा का अपने छिड़काव करेंगे तो ये जो रस चूसक कीड़े हैं वो स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। प्याज के खेत में कोई भी वह पौधा जो लगाई गई किस्म के अनुरूप लक्षण नहीं रखता हो तो ऐसे पौधों को खेत से निकाल देना चाहिए। जिन पौधों में खासकर बीज से उत्पन्न होने वाली बीमारी हो तो उन्हें भी खेत से हटा देना चाहिए। लेकिन एक ध्यान देने योग्य बात है, किसान भाई जहां बीज पैदा कर रहे हैं वहां ये ध्यान रखना चाहिए किसी दूसरा किसान ने वो बीज तैयार नहीं कर रहा हो, क्योंकि ये परपरागण फसल है। इसमें एक खेत से दूसरी खेत तकरीबन 1000 मीटर का दूरी रखना जरूरी है। 1 किलोमीटर की दूरी में दूसरे किसान का खेत नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपना जो बीज बनेगा वो मिश्रण हो जाएगा, अच्छी गुणवत्ता युक्त नहीं रहेगा। इस तरह से अपने अच्छा बीज तैयार करके मुनाफा कमा सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव चकपीपला, जिला भरतपुर के शिव कुमार ने। आपने सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान बंधुओं, हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जो आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया गया है किसान बंधुओं, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लें।
हम जो है अंधाधुंध उपयोग करके उसका उपयोग करके एक तो मिट्टी खराब हो रही है और दूसरा जो है पोषण के रूप में पौधा भी उसको नहीं ले रहा है। तो हम जो है अंधाधुंध अपनी लागत को बढ़ा रहे हैं किसान बंधुओं। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। देश में ऐसे बहुत से किसान हैं जो ये नहीं जानते कि अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए किस तरह की फसलों को विकसित करना चाहिए और मिट्टी की हालत को कैसे सुधारा जा सकता है। इसके लिए भारत सरकार ने एक सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जारी की है। मृदा स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड योजना साल फरवरी 2015 में भारत सरकार द्वारा लाई गई स्कीम है। इस स्कीम के तहत सरकार की किसानों के लिए एक सॉइल कार्ड जारी करने की योजना है, जिससे किसान को मिट्टी की गुणवत्ता का अध्ययन करके एक अच्छी फसल प्राप्त करने में सहायता मिल सके। फसल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है मिट्टी। यदि मिट्टी की क्वालिटी ही सही नहीं होगी तो फसल भी सही से नहीं होगी। इसलिए किसानों को अपने खेत की मिट्टी की जांच करवानी होगी। इसके लिए किसान अपने खेत से एक प्लॉट से 5 जगहों से वी आकार की मिट्टी का नमूना लेते हैं, जिसे मिक्स करके 250 ग्राम नमूना लेकर नजदीक के मृदा परीक्षण में प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच करवाते हैं। इससे मृदा में उपस्थित पोषक तत्व की उपस्थिति और कमी का पता लग जाता है। इससे किसान को अगली फसल में खाद उर्वरक डालने में आसानी होती है और खर्चा घटता है, पैदावार अच्छी मिलती है। इस वजह से कि यदि हम उसका उपयोग लेंगे किसान बंधुओं, तो ये हमको पता चलेगा कि जो आपकी मिट्टी में जो है कौन सा पोषक तत्व उपलब्ध है और जांच करने के बाद कौन सा पोषक तत्व आपको उस फसल के लिए देना है। उस मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अंदर जो है सारा कुछ एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है किसान बंधुओं कि आपको जो फसल आपको बानी है, आपको गोबर की खाद, सड़ी गोबर की खाद आपको कितना चाहिए, आपको जो है उसके पोषण के लिए आपको यूरिया जो है कितना देना है, आपको जो है उसके पोषण के लिए आपको डीएपी कितना देना है, पोटास कितना देना है। तो ये आपको पता चल जाएगा किसान बंधुओं उस मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर कि जो हम फसल बाने जा रहे हैं उस फसल के लिए कौन सा पोषक तत्व किस मात्रा में जरूरत है। तो इससे क्या होगा किसान बंधुओं कि अपनी लागत को हम जो है ना कम कर सकते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के फायदे इस प्रकार हैं। इस स्कीम के तहत किसानों की मिट्टी की पूरी तरह से जांच की जाती है और इन्हें इसकी रिपोर्ट दी जाती है, जिससे वे यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि किस फसल को उगाना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए। अथॉरिटी नियमित आधार पर मिट्टी की जांच करेगी, जैसे लवणीयता, क्षारीयता और अम्लीयता की पूरी जांच होगी। हर 3 साल में किसानों को इसकी एक रिपोर्ट दी जाएगी। यदि कुछ फैक्टर्स के दौरान मिट्टी में बदलाव होते हैं तो किसान को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमेशा उनकी मिट्टी के बारे में डेटा को अपडेट किया जाएगा। यहाँ तक कि विशेषज्ञ किसानों को सुधारात्मक उपाय देने में सहायता भी करेंगे। नियमित रूप से मिट्टी की जांच होने से किसानों को लंबे समय तक मिट्टी को स्वस्थ रखने का रिकॉर्ड पाने में मदद मिलेगी। ये सॉइल कार्ड किसानों को उनकी मिट्टी में होने वाली कमी भी बताएगा। वे यह समझ सकेंगे कि किस तरह फसल का निवेश करना चाहिए और वे यह भी बताएंगे कि मिट्टी को किस खाद की जरूरत है, जिससे अंत में फसल की उपज की वृद्धि हो सके। इस कार्ड का उद्देश्य है भूमि सुधार करके खेती में लागत कम करना और गुणवत्ता युक्त भरपूर पैदावार लेना, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। तो यदि आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग कर रहे, बहुत सारे किसान बंधु मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग कर रहे हैं, वो जो है अपनी लागत को उन्होंने कम कर लिया और वो आगे बढ़ के बात कर रहे हैं कि भाई मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है बहुत अच्छा है, इसका जो है उपयोग करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी लागत को कम कर लिया। किसान बंधुओं, लागत को कम करने के साथ साथ जमीन की उपजाऊ क्षमता जो है बढ़ रही है। किसान बंधुओं, जमीन में जो है कार्बन की मात्रा बढ़ रही है। जब कार्बन की मात्रा जमीन में बढ़ेगी तो जमीन आपकी उपजाऊ होगी, जमीन आपकी पोरस होगी, आपके जमीन में जो है केंचुए की जो है संख्या बढ़ेगी। केंचुआ जमीन को होल करता है। थोड़ी भी बारिश होगी तो बारिश का पानी जमीन के अंदर जाएगा और बारिश का पानी किसान बंधु अमृत है। तो कोशिश करें किसान बंधुओं कि ज्यादा से ज्यादा जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो आपको दिया गया है उसका जो है बहुत सारे किसान बंधु उपयोग कर रहे हैं और आप सब भी उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें और अपनी लागत को जो है कम करें। किसान बंधुओं, किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है
P18 अन्नदाता राजस्थान @news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।